एक वक्त था जब ये दुनिया न तो ज्यादा गर्म थी और न ज्यादा ठंडी, बस एकदम ठीक थी। फिर वो वक्त आ गया जब यहाँ रहने वालों को पता चला कि हमारी ये प्यारी सी पृथ्वी बदलने लगी है। और ऐसा नहीं कि हमने इस बुरे वक्त को आते नहीं देखा। 1896 में स्वीडिश साइंटिस्ट सवांते आर्हेनियस ने हिसाब लगाया था कि वायुमंडल में मौजूद CO2 अगर दुगनी हो जाए तो ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी। हम जलवायु को सीधे तौर पर नहीं देख सकते, सिर्फ मौसम को ही देख पाते हैं। मगर कई सालों का औसत मौसम एक पैटर्न दिखाता है। मौसम की भविष्यवाणी मुश्किल है, मगर जलवायु की भविष्यवाणी हो सकती है। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जलवायु कई बार बदली है, मगर हमेशा किसी न किसी बड़ी ताकत की वजह से। फिलहाल जो सबसे बड़ी ताकत जलवायु को बदलने में लगी है वो है फॉसिल फ्यूल के जलाने से पैदा CO2, जो सूर्य की गर्मी को यहीं रोक कर रखती है। इससे जो गर्मी बढ़ती है वो कहीं तो जाएगी। इसमें से कुछ हवा को गर्म करती है और ज्यादातर समुद्र में पहुंचती है। पूरी दुनिया में समुद्र पहले से ज्यादा गर्म हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर आर्कटिक ओशन और उसके आसपास के इलाके में दिखता है। चलिए, गर्मियों में ऐसे समुद्र की बर्फ कम हो रही है जहां शायद ही कभी कोई जाता हो। अगर उत्तरी ध्रुव की बर्फ खत्म हो जाए तो मुझे फिक्र क्यों होनी चाहिए। बर्फ पृथ्वी की सबसे चमकदार कुदरती परत है और समुद्र सबसे गहरे रंग की परत। बर्फ सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है। पानी इस रोशनी को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है, जिससे और ज्यादा बर्फ पिघलती है और इससे सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करने वाली सतह और बढ़ जाती है। इस सिलसिले को हम पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। अकेली CO2 जिन बहुत सारे कुदरती तरीकों से गर्मी बढ़ाती है, ये उन्हीं में से एक है। इस समय हम आर्कटिक ओशन के किनारे जो पॉइंट अलास्का में है। जब मैं पैदा हुआ था तो यह किनारा यहाँ से 1.6 किलोमीटर दूर था। तब यह हर साल करीब 20 फीट की दर से टूट रहा था। अब हर साल 50 फीट जमीन कम हो रही है। आर्कटिक समुद्र गर्म हो रहा है और वो भी तेज होती रफ्तार से। इसलिए साल के ज्यादातर वक्त यहाँ बर्फ नहीं होती। इससे यहाँ के किनारे तूफान की वजह से कटते फटते रहते हैं। तूफान भी अब पहले से तेज होते जा रहे हैं और ये भी जलवायु बदलने का एक असर है। उत्तर के अलास्का, साइबेरिया और कनाडा असल में पर्माफ्रॉस्ट है, यानी ऐसी जमीन जो इस सहस्त्राब्दी से पहले हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी। इसमें बहुत सारी जैविक चीजें हैं, जैसे कि हजारों साल पहले के पेड़ों की पत्तियां और जड़ें। चूंकि पृथ्वी के किसी और इलाके के मुकाबले आर्कटिक ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, इसलिए पर्माफ्रॉस्ट भी पिघल रहा है और इसमें दबी चीजें सड़ रही हैं, वैसे ही जैसे फ्रीजर बंद कर देने पर सड़ती हैं। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलकर वायुमंडल में मिल रही है। ये और भी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। इससे यहाँ गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है और ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक उदाहरण है। दुनिया के सारे पर्माफ्रॉस्ट में इतना कार्बन जमा है जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा को दुगना कर सकता है। हमारी रफ्तार को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग ये सदी खत्म होने तक इसमें से ज्यादातर CO2 निकाल देगी। शायद हम जलवायु में उस हद तक बदलाव कर रहे हैं जिसके बाद इस नुकसान की भरपाई नामुमकिन हो जाएगी। चलिए, हवा, पानी और जमीन सब के सब गर्म हो रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वाकई हो रही है। मगर शायद ये हमारी गलती न हो। ऐसा कुदरत की वजह से हो रहा हो, सूर्य की वजह से हो। जी नहीं, इसमें सूर्य का हाथ नहीं। हम कई दशकों से सूर्य को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सौर ऊर्जा में जरा भी बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा पृथ्वी दिन के मुकाबले रात में और गर्मियों की बजाय सर्दियों में ज्यादा गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है। सौर ऊर्जा की वजह से तो इसका उल्टा होता। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि इंसान पृथ्वी की जलवायु को बदल रहा है। समस्या की जड़ सूर्य नहीं है, बल्कि ये तो इसका हल है। ये बात हमें बहुत पहले से मालूम है, इतना पहले से कि आप सोच भी नहीं सकते। पेरिस, सितंबर 1878। तब तक तो आईफिल टावर भी नहीं बना था। तब यहाँ एक ऐसा मेला लगा था जैसा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का शानदार सिर बस बनकर तैयार हुआ ही था। पूरी दुनिया से आए लोगों ने
पेरिस के 27 हेक्टेयर के इलाके में अपने आविष्कारों और सामानों की प्रदर्शनी लगाई थी। अपना लाइट बल्ब दुनिया के सामने लाने में एडिसन को अभी भी 1 साल का वक्त था। बिजली से चलने वाली मशीनों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तब लोग स्विच या बटन नहीं दबाते थे। हाथ की या घोड़ों की ताकत से ही सारे काम होते थे। हम इसी इंसान को देखने आए हैं, वही अजीब सी मूंछों वाला। वो मैथ्स का टीचर है और नाम है ऑगस्टा मूशा। याद रखिए, ये 1878 का वक्त है। तब गैस लाइट से ही रोशनी होती थी। ऑटोमोबाइल आने में अभी सालों का वक्त था। मगर मूशो यहाँ अपने सोलर पावर कंसंट्रेटर के जरिए लोगों को हैरान कर रहे हैं। सूर्य पर हम सबका हक है, हालांकि ये हमसे 9.3 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। मेरा आविष्कार सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को इकट्ठा करता है और उसे मैकेनिकल मोशन में बदल देता है। ये किसी भी तरह की मशीन को चला सकता है, ये आपके लिए बिजली पैदा कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस चला सकता है या गर्मियों में बर्फ बना सकता है। ये लीजिए। और सोचिए, सूर्य की रोशनी बर्फ में तब्दील हो गई। तो आपने देखा दोस्तों, अगर हमने सूर्य की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया तो क्या क्या अजूबे हो सकते हैं। दुनिया का कोयला किसी दिन खत्म हो सकता है, लेकिन ये ताकतवर सूर्य हमेशा हमारे पास रहेगा। मूशो को उस मेले में गोल्ड मेडल दिया गया, मगर उसके बाद कोयले की कीमतें गिर गईं और वो इतना सस्ता हो गया कि सौर ऊर्जा में किसी की दिलचस्पी नहीं रही। इसके अलावा उस वक्त किसी को समझ ही नहीं आया कि फॉसिल फ्यूल जलाने से हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। मूशो को रिसर्च के लिए मदद मिलना बंद हो गई। 35 साल बाद 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा ही हल सुलझाने वाला एक और दरवाजा खुला। वो जगह थी इजिप्ट, नील नदी के किनारे।